क्या आप जानते हैं कि एशिया में एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना? एक ऐसी जगह जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है और जहां भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी अनोखे देश नेपाल की। समझेंगे इसका पूरा सफर, दुनिया के आखिरी हिंदू साम्राज्य से एक मॉडर्न रिपब्लिक बनने तक का। अच्छा, नेपाल की कहानी सिर्फ इसकी आज़ादी तक ही सीमित नहीं है। एक और चीज है जो इसे बहुत ही खास बनाती है और वो है यहाँ का धर्म। देखिए, यहाँ की 81% आबादी हिंदू है। मतलब परसेंटेज के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और ये बात नेपाल को दक्षिण एशिया में बिल्कुल अलग खड़ा करती है। अब सोचिए, जब इसके आसपास के लगभग सभी देश किसी न किसी बाहरी ताकत के अधीन थे, नेपाल ने अपनी आज़ादी हमेशा बनाए रखी। और हाँ, इतनी गहरी हिंदू जड़ें होने के बावजूद नेपाल में दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान है। यहीं पर लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। हिंदू और बौद्ध धर्म यहाँ सदियों से साथ साथ शांति से फल फूल रहे हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे हिमालय में बसा ये देश इतनी सारी चीजों को एक साथ लेकर चलता है। एक तरफ जबरदस्त योद्धाओं की विरासत, दूसरी तरफ दो महान धर्मों का संगम। आखिर क्या है इसकी कहानी? चलिए, नेपाल की इस खास पहचान को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले इसके लोगों और इसके भूगोल पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े इसकी कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, नेपाल में हिंदू धर्म का कितना गहरा प्रभाव है। आबादी का 81% हिस्सा। लेकिन यहाँ बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई समुदाय भी हैं, जो इसकी संस्कृति को और भी ज्यादा रंगीन बताते हैं। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो नेपाल कोई छोटा देश नहीं है। इसका एरिया लगभग ग्रीस जितना है और इसकी आबादी तो ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा है। और ये दो बड़े पड़ोसियों भारत और चीन के बीच बसा एक बहुत ही अहम देश है। आप जानते हैं, नेपाल हमेशा से एक तरह का चौराहा रहा है, जो दक्षिण और मध्य एशिया की बड़ी शक्तियों के बीच में था। ये समझने के लिए कि ये आज जैसा है वैसा कैसे बना, हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, इसकी जड़ों तक। 3री सदी में सम्राट अशोक का प्रभाव रहा, फिर 4थी सदी में गुप्त साम्राज्य का, और 7वीं सदी में तो तिब्बत ने भी इस पर कब्जा किया। नेपाल का शुरुआती इतिहास हमेशा अपने ताकतवर पड़ोसियों से प्रभावित रहा है। लेकिन इतने बाहरी प्रभावों के बावजूद नेपाल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और आखिरकार एक ताकतवर, एक मजबूत साम्राज्य के तौर पर उभरा। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आया कैसे। इस सफर में कई बड़े मोड़ आए। पहले मल्ल वंश का राज था, जिसने काठमांडू घाटी को कला और संस्कृति का गढ़ बनाया। फिर 18वीं सदी में गोरखाओं ने देश को एक किया और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक बहुत ही अहम युद्ध हुआ। असल में वो गोरखाओं की सैन्य ताकत और उनकी रणनीति ही थी जिसने बिखरे हुए राज्यों को एक साथ जोड़ा। उनकी बहादुरी की मिसालें तो दुनिया भर में दी जाती हैं और आज भी वे अपनी इस विरासत को ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं में गर्व के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। फिर आई 20वीं सदी, जिसने नेपाल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये वो वक्त था जब सदियों पुरानी राजशाही हिल गई और देश एक हिंदू साम्राज्य से एक सेक्युलर रिपब्लिक बन गया। और ये बदलाव बहुत ही तेज और नाटकीय थे। ये देखिए, पुराना और नया नेपाल, फर्क कितना साफ है। एक तरफ शाहवंश का राज था, एक ऑफिशियल हिंदू राज्य, और दूसरी तरफ आज का सेक्युलर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वाला नेपाल। 1960 वाली पंचायत प्रणाली की जगह अब 2015 का नया संविधान है। पर हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया। इसके पीछे दशकों का संघर्ष था। 1990 में डेमोक्रेसी वापस आई, फिर 1996 से एक दशक लंबा और बहुत ही मुश्किल माओवादी सिविल वॉर चला। फिर जाके 2008 में राजशाही खत्म हुई। मतलब ये एक लंबा और कठिन रास्ता था जो आखिरकार 2015 के नए संविधान पर आके रुका। तो एक नए संविधान और एक नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ आज का नेपाल कहाँ खड़ा है और आगे इसके लिए क्या चुनौतियां और क्या मौके हैं? देखिए, इतनी राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद नेपाल की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। हिमालय के शानदार नज़ारे और इतनी समृद्ध संस्कृति के साथ टूरिज्म और खेती इसके ग्रोथ के मेन इंजन हैं। अच्छा, मॉडर्न नेपाल की कहानी भारत के जिक्र के बिना अधूरी है।
दोनों देशों के बीच सिर्फ खुली सीमा ही नहीं है, बल्कि बहुत गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते भी हैं। ये रिश्ता कभी बहुत मजबूत रहा है तो कभी थोड़ा मुश्किल भी। और जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो भारत का रोल बहुत बड़ा है। नेपाल का लगभग 2/3 मतलब 66% व्यापार अपने इसी बड़े पड़ोसी के साथ होता है, जो इसे नेपाल का सबसे बड़ा आर्थिक पार्टनर बनाता है। तो एक प्राचीन चौराहे से लेकर दुनिया के सबसे नए गणराज्यों में से एक बनने तक नेपाल ने वाकई एक लंबा और असाधारण सफर तय किया है। अब जैसे जैसे ये 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये अनोखा देश अपनी इस खास पहचान को कैसे आगे बढ़ाता है।